हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल के विषय का जो चैप्टर 1 का पार्ट 5 है, क्योंकि ये अंग है, यानी कि ये इसका नाम है शक्ति संसाधन। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है शक्ति संसाधन, और इस चैप्टर का हम लोग आज की वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय प्रश्नों में कुल 15 प्रश्न हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 5 दिए हैं और यहाँ पे 6 से लेके 15, टोटल 15 प्रश्न हैं। और एक एक करके हम सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे आज के इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसके 3 उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस या जैव ऊर्जा, ठीक है, बायोगैस या फिर जैव ऊर्जा। तो ये है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण और ये है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम है दामोदर घाटी, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। सोन घाटी, जो कि मध्य प्रदेश, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, गोदावरी वर्धा घाटी, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम ये हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। झारखंड राज्य में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है उसका नाम यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम है झरिया, ठीक है, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इस राज्य के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। किसके? तो कोयला के। चौथा नंबर प्रश्न है, कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। कोयला कितने प्रकार का होता है ये आपको नाम लिखना है। तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम जो होता है उससे किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसका उत्तर यहाँ पे आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि जो है वो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका 5 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिया है। बहुत ही इजी प्रश्न है, सारे प्रश्नों का उत्तर आपके बुक में भी दिया हुआ है, बस उसको हमने इजी वे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है, ताकि क्योंकि बुक में थोड़ा सा डिटेल में देके और फिर अलग अलग पार्ट में वहाँ पे ज़्यादा दिया है। क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, जितना पूछा है उतना ही उत्तर देना, ठीक है। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों प्रकार हमने लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ डिटेल नहीं पूछा है हमसे, ठीक है। पेट्रोलियम से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, जो अलग अलग वस्तुएं बनती हैं पेट्रोलियम से, वो पूछा था तो हमने वो भी बता दिया, यहाँ पे लिख दिया है। तो बस जितना आपसे प्रश्न पूछे उतना ही आपको यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट जो है वो क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर हो जाए, सागर सम्राट एक जलयान है जो समुद्र के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है, ठीक है। सागर सम्राट क्या है? एक जलयान है, जैसे कि वायुयान होता है हम लोग जिसको एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये सब है, तो वैसे ही एक जलयान होता है जो समुद्र के भीतर क्या करता है, तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा, जो 4 तेल शोधक कारखाने के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है वो हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई जो कारखाना है ये असम में है, और आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था, और ये ऑब्जेक्टिव में आप
का जो है प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया, तो ये आपको बताना होगा। कभी डेट आ जाता है या फिर कभी जगह का नाम। तो असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था, दोनों आपको याद रखना। दूसरा जो परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित किया गया था 1954 में। ठीक है, तो इस तरह से फिर धीरे धीरे विकास होने में जैसे जैसे विकास हुआ, तो इसके बाद तेल शोधन में भारत ने काफ़ी विकास आज कर लिया है और इस तरह देश में हमारे 18 तेल परिष्करण केंद्र जो हैं वो अभी कार्य कर रही हैं। तो ये दो तो आप एकदम मोस्टली याद रखिएगा, बिकॉज आपके बुक में ही दिया हुआ है और ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे था हमारा दूसरा, यहाँ पे हमने लिख दिया है जामनगर। तीसरा बरौनी, ठीक है, और चौथा है हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आप जो है वो मुंबई भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका डेट एक जगह का नाम क्लियर नहीं दिया हुआ है, मतलब कि आप लिख सकते हैं नॉर्मली कि हाँ मुंबई में है, क्योंकि ये भी तो आपका डिगबोई जो है वो असम में, तो ऐसे मुंबई जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 पूछा था, इन 4 में से एक और एक्स्ट्रा हमने बोनस टिप पे बता दिया है, तो आपके बुक में ही दिया हुआ है, तो आप मुंबई महाराष्ट्र लिख सकते हैं। इसमें कोई एक स्किप करके 4 चुकी लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। जल विद्युत उत्पादन जो है उत्पादन होता है, जो उसके मुख्य कारक कौन से हैं, मतलब किसके थ्रू जल विद्युत उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कि जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक जो हैं वो क्या क्या हैं। तो नदियों में प्रचुर मात्रा में जल राशि होनी चाहिए, नदी मार्ग में ढाल होना चाहिए, नदियों का जो मार्ग होता है, नदी जहाँ से बहती है वहाँ का एरिया जो होता है उसमें ढाल होना चाहिए, जल का तीव्र वेग होना चाहिए, बहुत तेज धार में जल का जो है वो बहाव होगा, और सबसे अंतिम है प्राकृतिक जल प्रपात जो होगा वो। तो ये सब कुछ ऐसे कारक हैं जो जल विद्युत उत्पादन में मदद करते हैं, जो जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे कह रहा है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर 1 पढ़ा था, जल संसाधन, तो उसमें हमने ये देखा था, दिया था ये प्रश्न कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे वो प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नदी घाटी परियोजना जो है वो एक ऐसी परियोजना है जिससे एक ही समय में बहुत से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंचाई का काम होता है, विद्युत उत्पादन होता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, पेयजल के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए, इन सब के लिए जो है वो नदी घाटी परियोजना का यूज होता है। मतलब नदी घाटी परियोजना जो है वो एक ही समय में बहुत सारे उद्देश्य जो है उसको पूरी कर देती है। बहुत सारे उद्देश्य जो है इससे पूरे किए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे निम्न आपको बता दिया गया है। ये सारे वो निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो नदी घाटी परियोजना से पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है। तो ये सारे नदी घाटी परियोजना है, ये किस किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हीराकुंड है सबसे पहला आपका, यहाँ पे हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, तुंगभद्र परियोजना जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना है, भद्र नहीं है, तुंगभद्रा परियोजना है जो कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में। तीसरा है रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक अभी तक हमने लघु तरीके का 10 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो अभी तक का अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है कि ताप शक्ति जो है उसको समाप्य संसाधन ताप शक्ति जो है वो समाप्य संसाधन क्यों है। ठीक है, यानी समाप्त होने वाला जो है संसाधन ऐसा क्यों है, तो ये आपको बताना है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि ताप शक्ति उत्पादन करने के लिए
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, तो इनके संसाधन निकट भविष्य में समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यह समाप्य संसाधन है, क्योंकि इसका नवीनीकरण जो है वो नहीं हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ताप शक्ति उत्पादन होता है उसके लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, और ये संसाधन जो है वो आने वाले भविष्य में समाप्त होने वाले हैं, इसलिए इसे हम लोग समाप्य संसाधन कहते हैं, और इसका नवीनीकरण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो परमाणु शक्ति जो होता है वो कौन कौन से ऐसे खनिज है जिससे वो प्राप्त किया जाता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रश्न का 12 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा कि परमाणु शक्ति निम्न खनिजों से प्राप्त होता है: यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट और एंटीमनी और ग्रेफाइट। ये सारे वो खनिज है जिससे परमाणु शक्ति जो होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को 12 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मोनोजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। मोनोजाइट जो खनिज है वो कहाँ है, भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, इसका उत्तर देना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि भारत में मोनोजाइट जो है वो केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है, मतलब कि साउथ के तरफ। ठीक है, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्रों में यह मतलब यह प्राप्य है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जितने राज्य हैं ये सब साउथ साइड हैं, दक्षिण की ओर। हमारे भारत में दक्षिण की ओर मोनोजाइट जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जो सौर ऊर्जा होता है वो उसका उत्पादन कैसे होता है, वो कैसे उत्पादित होता है, इसका उत्तर आपको देना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 14 जो है उसका उत्तर हो जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, और जब फोटोवोल्टिक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन जो प्रश्न है ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग VVI में लगा लेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि जो सौर ऊर्जा है ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें रिवीजन करते रहना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जब फोटोवोल्टिक खेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 14 का उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि पवन ऊर्जा के लिए जो परिस्थितियां मांगता है, किस परिस्थिति में पवन ऊर्जा जो है वो होता है, तो वो किस किस क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां वहां पे पाई जाती हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा कि पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वो भारत के सागर तटवर्ती और नदियों के किनारे का जो भाग है, विशेषकर तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये सब आप देखिए तो तटवर्ती, सागर तटवर्ती है, यानी कि समुद्र के किनारे का एरिया है ना। तो वो सब के किनारे का जो भाग होता है, ये सारे राज्य जो हैं वहाँ पे विद्यमान है पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमें आज की वीडियो में इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो सॉल्व करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो टोटल लगभग मेरे ख्याल से 9 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये 8 नंबर हो गया और ये 9 नंबर है। ठीक है, तो अगले पेज पे 9 नंबर प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।